हेलो डियर स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी मैथ सीरीज क्लास 12th में आज हम करेंगे 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री और इसमें हम एक्सरसाइज 11.3 को कवर कर रहे हैं। मींस प्लेन के बारे में बताएंगे। तो इसमें अगर देखें तो बहुत सारे टॉपिक दे रखे हैं। मींस इससे रिलेटेड जो इसमें कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूले बहुत सारे लगने हैं, लेकिन इन सबका लिंक स्ट्रेट लाइन 11th में जो हमने पढ़ा है उससे है, या बाकी बोर्ड में बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ 10th क्लास में स्ट्रेट लाइन है, तो वहाँ से लिंक है। तो यहाँ चलो शुरू करते हैं। प्लेन है क्या, प्लेन का मतलब क्या है। वेक्टर प्रोडक्ट में ही हमने देख लिया था, जहाँ वेक्टर प्रोडक्ट था मीन्स इस तरीके से कोई अगर बना रखा है तो इसका डायरेक्शन क्या है, प्लेन कैसे भी हो सकता है। ये हमने ऐसे इसको थोड़ा सा इस तरीके से बनाते हैं। तो प्लेन का मतलब क्या, इसका डायरेक्शन हमेशा क्या होगा, नॉर्मल की तरफ होगा। तो इसके बारे में हमें पढ़ना है, क्योंकि लाइन तो सीधी होती है, समझ में आ जाता है, लेकिन यहाँ प्लेन में किस तरीके से है ये एक एक करके हम देख रहे हैं। ये मान लो 3D में देखना है तो 3D आपको इमेजिन नहीं करना पड़ेगा, माइंड में देखना पड़ेगा कि किस तरीके से है, और बाकी जो है एक एक करके हम देख रहे हैं कैसे है। जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ हम बताएंगे आपको कि किस तरीके से इसको समझा जाए। और वैसे इसमें कॉन्सेप्ट भले ही ज़्यादा है, लेकिन ये सब कर चुके हैं इसलिए प्रॉब्लम नहीं है यहाँ। तो देखते हैं एक एक। सबसे पहले हम देखते हैं 2 डायमेंशन में, 2D में कंपेयर करेंगे। 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री मींस 2D में जो स्ट्रेट लाइन आपने पढ़ा है, तो 2D ज्योमेट्री में इसको स्ट्रेट लाइन कहते थे। मींस सब जो जनरेट होगा स्ट्रेट लाइन से जनरेट होगा। और 3D में इसी को कहेंगे, 3D में आपका लाइन और प्लेन बन जाता है। तो फिलहाल यहां हम कर रहे हैं प्लेन। तो यहां हम इसको कंपेयर करते हैं प्लेन से। तो 3D में 3D की ज्योमेट्री में इसी को प्लेन कहा जाएगा। इसकी बात कर रहे हैं। मीन्स यहाँ जहाँ होगा ये आपका, अगर ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है, तो यहाँ एक बढ़ा दिया जाएगा, उसका एक्सटेंशन हो जाएगा ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी। भी बुक में दे रखा, लेकिन हमें प्लस डी इक्वल टू 0 का फॉर्म ले लेते हैं। ABCD हमारा अपना एक कोफिशिएंट है एक्स वाई जेड के। तो वहाँ 3 है तो इसलिए यहाँ 2 ही है, तो ए और बी लिया गया है, कॉन्स्टेंट सी आ गया है, वहाँ ABCD ले रखा है। तो यहाँ देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं 2D में नॉर्मल फॉर्म कैसे लिखा जाता है। अगर 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में हम देखें तो ये एक लाइन नॉर्मल फॉर्म इसका कैसा होता है कि ओरिजिन से कितनी दूर पर है, अगर ये हमें पता हो, ओरिजिन से P की डिस्टेंस पर है, और इसका परपेंडिकुलर अगर अल्फा एंगल बना रहा है, तो यहाँ इक्वेशन होता है x cos अल्फा प्लस में y sin अल्फा इक्वल टू P। ये होता है। तो मीनिंग क्या है, वास्तव में ये अगर अल्फा होता है तो y वाली की तरफ क्या हो जाता है, यहाँ एंगल ये 90 माइनस अल्फा हो जाता है। तो वास्तव में होता क्या है, साइन नहीं होता, वास्तव में कॉस ही होता है। x cos अल्फा मीन्स x एक्सिस से इतना बना रहा है, और y से क्या आ जाता है, प्लस में y cos 90 माइनस अल्फा। मीन्स अगर 90 माइनस अल्फा को हम बीटा ले लें तो ये क्या बन जाता है, y cos बीटा इक्वल टू P, क्योंकि 90 माइनस अल्फा को हमने बीटा ले रखा है। तो आप देखो यही, इसी का जब एक्सटेंशन करेंगे 3D में, तो 3D में हमें क्या करना है, 3D में यहाँ लाइन के बजाय प्लेन हो जाएगा। तो लाइन के बजाय से प्लेन होगा, तो प्लेन मान लो यहाँ ओरिजिन से, ये मान लो ओरिजिन से ये जनरल पॉइंट यहाँ P ले लें। अगर ओरिजिन से स्मॉल p की डिस्टेंस पर है तो, और ये आपका 3 एक्सेस हो जाएगा x y z। तो तीनों से एंगल हम पता है, डायरेक्शन को साइन हम पढ़ चुके हैं। ये क्या होता है, एक्स एक्सिस से हम सब एंटी क्लॉकवाइज अल्फा एंगल बना रहा है, वाई से मान लो बीटा बना रहा है, और जेड से इसी तरीके से गामा बना रहा है। तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, इस तरीके से अगर देखें तो क्या होने जाना चाहिए, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई कॉस बीटा प्लस में जेड कॉस गामा इक्वल टू पी। मीनिंग क्या है, यहीं से ड्राइव हुआ है। अब 3D में देखें, ड्राइव करके हम देखें तो वास्तव होता क्या है कि यहाँ मान लो कोई P पॉइंट दे रखा है और ये ओरिजिन है, तो आपका क्या आ जाएगा, इसका कोई नॉर्मल होगा। तो रूल क्या होगा, यहाँ पर OP वेक्टर, जो यहाँ से वेक्टर आएगा OP वेक्टर डॉट में n कैप मीन्स यूनिट नॉर्मल वेक्टर इक्वल टू क्या आना चाहिए, ये 0 होना, इक्वल टू क्या आना चाहिए, डिस्टेंस होना चाहिए कि कितना डिस्टेंस से नॉर्मल चल रहा है, इक्वल टू P होना चाहिए। तो यहाँ यही से फॉर्मूले को ड्राइव करके OP का मतलब है xi प्लस yj प्लस z के मीन्स r वेक्टर। तो यहाँ हो गया r वेक्टर डॉट में n कैप इक्वल टू P।
तो ये एक फॉर्मूला मिल जाता है, या यहीं से आप ड्राइव करो तो क्या आ जाएगा, इसको एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस में जेड के कैप, और यहां पर कॉस अल्फा कॉस बीटा, कॉस अल्फा आई कैप प्लस में कॉस बीटा जे कैप प्लस में कॉस गामा के कैप इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा। इसको एलएक्स में भी लिख सकते हैं, तो ये फॉर्म बन गया। इसी तरीके से तो ये क्या हो गया, आर वेक्टर, ये आपका एन कैप बन जाता है इक्वल टू पी। तो ये एक आपका नॉर्मल फॉर्म, लेकिन इसमें ध्यान रखना जो पी है वो ओरिजिन से होना चाहिए। पी हमेशा नॉर्मल जो पी डिस्टेंस है ये ओरिजिन से ही होगा, ओरिजिन की जगह कुछ और आ जाएगा तो नहीं होगा। तो यहाँ ये जो है तरीका है, यहाँ से ड्राइव किया गया है। बाकी देखते हैं, दूसरे और देखते हैं हम इसके बाद में देखते हैं। अगर मान लो कोई ऐसा हो कि नॉर्मल हमें दे दिया जाए, यहाँ नॉर्मल के बजाय यहाँ तो सीधा आपको एक कोई दे रखा है कि ओरिजिन से पास हो रहा है और बाकी परपेंडिकुलर, लेकिन अगर नॉर्मल वेक्टर ही सीधा दे दिया जाए, ये सब ना दिया जाए, तब कैसे पता करेंगे। मान लो परपेंडिकुलर लेंथ आपको यहाँ पर ओरिजिन से नहीं पास हो रहा है, जो नॉर्मल है ओरिजिन से नहीं पास हो रहा है, तब क्या करोगे। तो वहां देखते हैं कि कोई एक पॉइंट दे दिया गया। दूसरा तरीका है कि मान लो ओरिजिन की बात ही ना करें, कोई एक सीधा प्लेन दिया गया है 3D में, और इसको हम 3D में ही देख लेते हैं, 2D में नहीं देखते, क्योंकि 2D में हम बाद में देखते हैं, पहले 3D में देखते हैं। 3D में क्या है यहाँ पर कि अगर कोई इस तरीके से प्लेन दे रखा है, ये मान लो प्लेन है और एक पॉइंट दिया हुआ है, मान लो ए कोई पॉइंट दे रखा है कि ये इस प्लेन पर ए कोई पॉइंट है, ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर वेक्टर ए मान लो, जनरल पॉइंट पी लिया ही जाएगा, इसका आर पोजीशन वेक्टर होता है, एक्स वाई जेड जिसको कहते हैं। तो आप देखो क्या है, और इसका अगर नॉर्मल दिया हुआ है तो इसमें सीधी सी बात है, एंड कैप नहीं दे रखा, सीधा नॉर्मल, ओरिजिन से कोई लिंक नहीं है। जब भी ओरिजिन से लिंक होगा तो यूनिट नॉर्मल वेक्टर की बात आएगी, जैसे यहाँ पर था। अगर ओरिजिन से, क्योंकि ओरिजिन से जब लिंक करेंगे तो यहाँ से एक्स और वाई की तरफ सीधा पॉइंट मिल जाता है, यहाँ ऐसा नहीं होता, यहाँ आपका एक्स वाई जेड कहीं और है। तो इस तरीके से देखेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर कि आपका जो एपी वेक्टर है, एपी वेक्टर और एन वेक्टर है, मीन जो इसका नॉर्मल दिया गया है, इनका डॉट प्रोडक्ट क्या आना चाहिए। एपी आपका क्या हो गया, ग्राउंड पर आ गया, और नॉर्मल आप ऐसे समझ लो ये बुक है, तो एपी वेक्टर किस तरीके से, एपी आपका यहाँ आ गया और नॉर्मल इस तरीके से। तो एपी वेक्टर ए और पी कहीं पर भी पॉइंट होगा, नीचे होगा ग्राउंड में, और नॉर्मल ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे की तरफ, तो क्या आ जाएगा, एपी डॉट एन का क्या आएगा, हमेशा जीरो आएगा। तो एपी डॉट एन इक्वल टू जीरो आएगा। तो यहाँ इसका मतलब क्या हो गया, एपी वेक्टर मीन्स हो गया आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू क्या आएगा, ये हमेशा जीरो रहेगा। तो यहां से अगर इक्वेशन देखें तो क्या इक्वेशन बन जाएगा, यहाँ पर यहां अगर इक्वेशंस के फॉर्म में कन्वर्ट करें तो आपका कार्टेशियन फॉर्म में, ये आपका वेक्टर फॉर्म है, तो कार्टेशियन फॉर्म में क्या आ जाएगा, यहाँ एन वेक्टर मीन्स क्या होता है, एन वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो ए बी सी से बनाए गए हैं, ए आई प्लस बी जे प्लस में सी के, और आर का मतलब क्या होता है, आर मीन्स एक्स वाई जेड होता है, ये हम ऐसे पॉइंट के फॉर्म में लिख देते हैं, एक्स वाई जेड के फॉर्म में। ए कोई भी पॉइंट है, ए पॉइंट जो यहाँ ए वेक्टर लिखा गया है वो जनरल कोई पॉइंट है, मान लो x1 y1 z1 है, आर वेक्टर का ही एक पॉइंट है, ये इस तरीके से है। तो इसको जब करेक्ट खोलेंगे तो क्या आ जाएगा, a इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी वाई माइनस वाई वन जो कार्टेशियन फॉर्म है, प्लस सी जेड माइनस जेड वन इक्वल टू जीरो। तो आपको पता होगा जब लाइन में हम करते थे तो लाइन में भी ये हमारा एक फॉर्म होता था कि x माइनस एक्स वन या y माइनस वाई वन कर दो, यहाँ y माइनस वाई वन अपान में x माइनस एक्स वन, क्योंकि ये स्लोप होता था। ये मान लो कोई पॉइंट है a और जनरल पॉइंट p है x y, तो यहाँ देखो 2D में भी क्या होता था x1 y1, और इससे तो जनरल फॉर्म क्या होता था, जो AP का स्लोप है, कितना भी स्लोप आपका हमेशा क्या एक कांस्टेंट रहेगा, m के फॉर्म में रहेगा, मीन्स ये आपका m की तरह ही रहेगा। तो इसी m को यहाँ पर क्या क्या कर दिया गया है, m को ही a पान b मान लिया गया है, ये आपका माइनस ए बाई बी रख दिया गया है। तो यही फॉर्म बन जाता है आपका ए एक्स माइनस एक्स वन। तो 2D में भी आपका ये रूल चलता है, प्लस बी वाई माइनस वाई वन इक्वल टू जीरो। तो इसी का एक्सटेंशन आपका यहाँ पर बन गया है। तो 2D में ये है, 3D में प्लेन बन जाता है। तीसरा देखते हैं, थर्ड पॉइंट है पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ये भी वेक्टर में ही कर लेते हैं। तीसरा पॉइंट है, अगर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से पास हो रहा हो तो उस प्लेन का इक्वेशन क्या होगा। तो अब देखो 3 पॉइंट से अगर कोई चीज पास हो रहा है, जैसे 2 पॉइंट से लाइन पास होती है, ऐसे 3 पॉइंट से अगर आपका कोई प्लेन पास हो रहा है तो होगा क्या कि मान लो कोई इस तरीके से दे रखा है कोई यहाँ पर,
प्लेन दिया हुआ है, 3 पॉइंट दे रखे हैं, ए बी सी, 3 पॉइंट दे रखे हैं। ए का पोजीशन वेक्टर वेक्टर ए मान लो है, बी का पोजीशन वेक्टर वेक्टर बी है, यहाँ पर सी का पोजीशन वेक्टर वेक्टर सी है, ये मान लो दे रखा है। तो जनरल पॉइंट पी मान लेते हैं, पी का पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर है। अब और कुछ नहीं दे रखा है। इसके पहले जितने हमने 2 तरीके सब में नॉर्मल दिया गया था, अब यहाँ नॉर्मल की कमी है, तो सबसे पहला काम है नॉर्मल पता करना। तो नॉर्मल के लिए क्या होगा, एक आपको ओरिजिन मान लेना है। मान लो ए वेक्टर को हमने मान लिया ओरिजिन, तो आप क्या करोगे, ए बी वेक्टर पता करोगे और ए सी वेक्टर, क्योंकि 2 वेक्टर दे रखा है। फिर अगर ए बी क्रॉस ए सी करते हैं तो ए बी क्रॉस ए सी क्या आएगा, ए बी क्रॉस ए सी का डायरेक्शन क्या आ जाएगा, नॉर्मल। तो यहाँ पर यही काम करना है आपको, सबसे पहले नॉर्मल पता कर लेना है। नॉर्मल आपका क्या आ जाएगा, ए बी क्रॉस ए सी आ जाएगा, मीन्स क्या आ जाएगा यहाँ पर बी माइनस ए क्रॉस में सी माइनस ए, इससे आपको मिल जाएगा नॉर्मल का वैल्यू मिल जाएगा। उसके बाद में क्या करना है आपको, ये पॉइंट पता है ही है आपको, एपी वेक्टर, एपी वेक्टर के साथ में डॉट कर देना है, जो ऊपर का फॉर्मूला था वही है, एपी डॉट में एन वेक्टर इक्वल टू 0, तो वही आपका रिजल्ट आ जाएगा जो ऊपर दे रखा है। बस को लिखने के तरीके में क्या आ जाएगा, ये आपका किस तरीके से, एपी वेक्टर आपका आ जाएगा आर माइनस ए, तो लिखने का तरीका आपका बदल जाएगा सिर्फ, और कुछ नहीं है। यहाँ एन वेक्टर की जगह आपका आ जाएगा बी माइनस ए क्रॉस में सी माइनस ए, इस तरीके से लिखा आ जाएगा। तो इससे होगा क्या, इक्वल टू 0, तो ये आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आ जाता है। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट मींस ए डॉट बी क्रॉस सी इस फॉर्म में आ जाता है। तो ये जब पता करते हैं तो सबसे पहला वाला होता जाता है, मीन अगर इसको कार्टेशियन फॉर्म में लिखें तो क्या आ जाएगा, आर मीन्स एक्स होता है, ए मीन्स x1 y1 z1, तो ये आ जाएगा x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1। यहाँ देखो ए वेक्टर का मतलब x1 y1 z1, इसी तरीके से बी का मतलब x2 y2 z2, इस तरीके से पॉइंट दिया जाएगा आपको कार्टेशियन फॉर्म में। यहाँ हो जाएगा x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, इस पहले वाला जनरल रहेगा z2 माइनस z1, तो ये आपका डिटरमिनेंट के फॉर्म में मिल जाता है। यहाँ इसी तरीके से x3 माइनस x1, यहाँ इसी तरीके y3 माइनस y1, और यहाँ z3 माइनस z1, इस तरीके से इक्वल टू 0 करके एक इक्वेशन मिल जाता है। तो ये भी आपको यहाँ पर तीसरा ये तरीका है। ये वास्तव में सेकंड वाले का ही एक्सटेंशन, इसी का एक्सटेंशन है कि अगर मान लो नॉर्मल ना दिया जाए, नॉर्मल आपको पहले निकालना हो तो नॉर्मल नहीं दिया जाएगा तो 3 पॉइंट दे दिए जाएंगे। अच्छा, तीनों नॉन कोलिनियर होंगे, ध्यान रखना। अगर एक ही लाइन में होंगे तो क्या होगा, एक ही लाइन में अगर होगा तो यहाँ पर प्लेन बनने के लिए कम से कम 2 लाइन का होना जरूरी है। इसका मतलब इंफॉर्मेशन कम हो जाएगा। तो अगर एक ही लाइन दे रखा है, यहाँ देखो ये दोनों मैच कर जाएंगे, तो उस केस में क्या हो जाएगा, 0 इक्वल टू 0 बन जाएगा, और इसका मतलब इनफाइनाइट मेनी प्लेन बन जाएंगे। जैसे कोई पॉइंट, एक ही पॉइंट से कितने लाइन बनाई जा सकती है, तो आप कहोगे इनफाइनाइट, क्योंकि इन्फॉर्मेशन जब इनकम्प्लीट होता है तो एक से ज्यादा आंसर आ जाते हैं, मीन्स एक कोई यूनिक प्लेन नहीं रहेगा, इनफाइनाइट मेनी प्लेन बन जाएंगे। इसी तरीके से देखते हैं, अब देखते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म इक्वेशन। तो इंटरसेप्ट फॉर्म इक्वेशन अगर हम देखें तो 2D में, क्योंकि 2D में स्ट्रेट लाइन है, उसी से यहाँ बनाया गया है। कुछ थोड़ा वेक्टर के एप्लीकेशन से 1-2 क्वेश्चन ज्यादा हो जाते हैं, बाकी सब कुछ वही है। तो यहाँ देखते हैं, हम देखते हैं तीसरा तरीका है इंटरसेप्ट फॉर्म इक्वेशन। इंटरसेप्ट फॉर्म हमें पता है कि लाइन का, इस 2D में जब हम पढ़ते हैं तो लाइन का इंटरसेप्ट क्या होता है, अगर एक्स एक्सिस में ए है बी है, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, तो आप क्या करते हो, एक्स अपान ए प्लस में वाई अपान बी इज इक्वल टू 1 कर देते हो। यहाँ भी वही काम किया गया है तीसरे में, तीसरा तक जो थर्ड दिया गया है, थर्ड यहाँ नहीं, यहाँ फोर्थ हो गया। ये वास्तव में एक हमने यहाँ नहीं दिया, ये फोर्थ ले लेते हैं, यहाँ पे फोर्थ ले लेते हैं। तो फोर्थ में क्या आ जाएगा, कोई इस तरीके से अगर बनाया गया है, मान लो यहाँ 3D है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, और एक्स में मान लो इंटरसेप्ट ए है, वाई में बी इंटरसेप्ट है, और यहाँ पर तो इस तरीके से अगर कोई प्लेन बन रहा है, यहाँ 3D में आपको ट्रायंगल दिख रहा है, वास्तव में प्लेन है, ये आपका टेट्राहेड्रन टाइप का प्लेन बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये भी साइड है साथ में, और ये ट्रायंगल है, इसी पर बेस बना दिया गया है। तो यहाँ क्या आ जाएगा कि जो आपका प्लेन ए बी सी बना, तो अब इसमें इंटरसेप्ट हमने मान लिया है, इसको ए मान रखा है, ये कैपिटल ए पॉइंट दे दो, पॉइंट बी, यहाँ कैपिटल सी, ये सी दे रखा है, यहाँ बी दे रखा है, तो इसका इक्वेशन क्या आ जाएगा, उसी तरीके से एक्स अपान ए प्लस वाई अपान बी प्लस जेड अपान सी इज इक्वल टू 1। प्रूफ इसका बिल्कुल सिंपल, वही 3 पॉइंट से पास होने वाले से 3 पॉइंट आपको मिल ही रहे हैं। कौन कौन सा, यहाँ A0 0, तो आप रखोगे सी से 0 B0, तो पुराने वाले से ड्राइव हो जाता है, जो इसके पहले वाला 0 0 सी, तो यहाँ आपको मिल जाता है, जैसे इसका डेरिवेशन था उसी तरीके से। इसके बाद देखते हैं फोर्थ के बाद में फिफ्थ में, पासिंग थ्रू द
लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन। मान लो दो, तो यहाँ देखो जब दो लाइन से पास होता था तो हम क्या करते थे कि मान लो एक L1 लाइन दे रखा है, A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0, और दूसरा मान लो दे रखा था A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। तो हम क्या करते थे, ये मान लो L2 लाइन है तो हम क्या करते थे L1 प्लस में लेमडा टाइम्स L2, ये वाला पार्ट L1 माना गया, इधर L2, ये इक्वल टू 0 रख देते थे। और उसके बाद में फॉर लेमडा कोई ना कोई कंडीशन दिया जाता था, फॉर लेमडा देयर इज ए कंडीशन, देयर एग्जिस्ट ए कंडीशन। फिर ये कंडीशन दिया जाएगा, उस कंडीशन को अप्लाई करके और लेमडा का वैल्यू पता कर लेते थे। ठीक है, कंडीशन इज गिवन। तो ये इस तरीके से हम करते थे। यही बात यहाँ प्लेन में करेंगे। फिर इसमें क्या करेंगे, मान लो दो प्लेन दे रखे हैं, A1x प्लस B1y प्लस C1z प्लस D1 इक्वल टू 0, और दूसरा प्लेन दे रखा है मान लो A2x प्लस B2y प्लस C2z प्लस D2 0। तो ये मान लो पाई1 प्लेन है, दूसरा पाई2, यहाँ नोटेशन पाई के फॉर्म में है। तो क्या करना है, यहाँ पाई1 प्लस लेमडा टाइम्स पाई2 इक्वल टू 0 रख देंगे, और फॉर लेमडा कंडीशन मस्ट बी गिवन, इसके लिए कंडीशन जरूर होगा, मस्ट बी गिवन। तो उस तभी पता कर पाओगे, नहीं फिर लेमडा बहुत सारे फिर आंसर आ जाएंगे, लेमडा पर डिपेंड हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आपके क्वेश्चन हो जाते हैं। ये मतलब फिफ्थ वाला मेथड इस तरीके से है। यहाँ इसको वेक्टर के फॉर्म में करो, वेक्टर हम भूल जाते हैं, ये भी इसके लिए वेक्टर की जरूरत नहीं है, यहाँ वेक्टर का फॉर्म हो सकता है। तो वेक्टर के फॉर्म में करोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आर वेक्टर, आर वेक्टर डॉट में इसका जो इक्वेशंस है आर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू यहाँ पर डी का फॉर्म बन जाता है। तो यहाँ मान लो आर डॉट N1, यहाँ D1, और दूसरा इसी तरीके से है एंड आर वेक्टर डॉट N2 इक्वल टू D2, मान लो ये दे रखा है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, आपको क्या कर देना है, ये वही रूल है कि आर डॉट N1 वेक्टर प्लस में लेमडा टाइम्स आर डॉट N2 वेक्टर, दूसरी तरफ क्या कर देना है, यहाँ पर इक्वल टू D1 प्लस लेमडा D2, मीन्स इस बार जो इसको इधर ले आना। तो ये आपको एक तरीका ये है कि आप इस तरीके से भी कर सकते हो। फिलहाल यहाँ ज्यादातर ये फॉर्म लगाना है क्योंकि इसकी प्रैक्टिस है आपकी। तो यहाँ इसी तरीके से और देखते हैं क्वेश्चन, और देखते हैं तरीका क्या दे रखा है, पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन वाला हो गया। इसके बाद लाइन के वैसे लाइन में होना चाहिए, लेकिन प्लेन में दे रखा है क्योंकि प्लेन का नाम दे रखा है कोप्लेनरिटी ऑफ टू लाइंस। दो लाइन को आप कैसे बताओगे कि दो लाइन से एक प्लेन बनाया जा सकता है। तो उसको देखते हैं, दो लाइन को मिला के देखते हैं कैसे इससे एक प्लेन बन सकता है। तो देखो तरह जो 6 पॉइंट है ये वास्तव में इसमें नहीं 3D में ही सिर्फ किया जाएगा कि कोप्लेनरिटी ऑफ टू लाइंस। मान लो दो लाइन है और आप कैसे प्रूव करोगे कि दोनों लाइन से हम एक ही प्लेन में है। तो आपको पता है अगर वो अलग अलग प्लेन में होंगी तो उनका शॉर्टेड डिस्टेंस क्या होगा, कुछ ना कुछ होगा, नॉन जीरो होगा। यहाँ पर क्या है, अगर शॉर्टेड डिस्टेंस जीरो आ गया, इफ शॉर्टेड डिस्टेंस जीरो देन लाइंस आर, सिंपल सी बात है, लाइंस आर कोप्लेनर। तो लाइन का कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये यहाँ दे रखा है लाइंस आर कोप्लेनर। मीन्स क्या है, अगर कहीं पर देखो इसका न्यूमरेटर पार्ट ले लेना है, मीन्स अगर A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर, क्योंकि लाइन का कॉन्सेप्ट है तो लाइन वाला लिया जाएगा, R वेक्टर इक्वल टू A1 वेक्टर प्लस में लेमडा B1 वेक्टर मान लो दूसरा है, और दूसरा है R वेक्टर इक्वल टू A2 वेक्टर प्लस में म्यू B2 वेक्टर, ऐसे दे रखा है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, A2 माइनस A1, और डॉट में अगर B1 क्रॉस B2 ये अगर जीरो आ गया तो इसका मतलब क्या है, ये पॉइंट कोप्लेनर है। इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, अगर आप प्लेन के इक्वेशंस के हिसाब से देखें तो आप 3 पॉइंट से एक प्लेन बना लेंगे और वहां फिर ये पॉइंट रख देंगे, तो ये भी तब भी हो जाएगा। मीन्स यहाँ क्या जाएगा, x2 माइनस x1, इस तरीके से B1 का इसी तरीके से वैल्यू मीन्स x2 माइनस x1, यहाँ y2 माइनस y1, यहाँ z2 माइनस z1, इनसे आ गया। और B1 का कोई भी आप ले सकते हो, मान लो A1 B1 C1 ABC होता है डायरेक्शन रेशियो, यहाँ मान लो A2 B2 C2 दे रखा है, अगर ये जीरो है तब भी कोप्लेनर है। चाहे ये फॉर्म लिखो चाहे ये फॉर्म लिखो, ये भी शॉर्टेड डिस्टेंस का ही न्यूमरेटर है। इसी तरीके से देखते हैं
अब एंगल की बात है तो एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, तो जैसे लाइन में पता करते थे वही बात यहाँ प्लेन में भी पता करेंगे। एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, एक मान लो दे रखा आर डॉट एन वन वेक्टर इक्वल टू डी वन, और दूसरा दे रखा आर डॉट, क्योंकि वेक्टर का ज्यादा सही कॉन्सेप्ट है, इक्वल टू डी टू। तो आपको क्या करना है, एन वन और एन टू के बीच में एंगल पता कर लेना है। तो अगर थीटा एंगल दे रखा है तो कॉस थीटा क्या आ जाएगा, एन वन वेक्टर डॉट एन टू वेक्टर डिवाइडेड बाई एन वन का मैग्नीट्यूड और एन टू का मैग्नीट्यूड, एन वन का मैग्नीट्यूड और एन टू का मैग्नीट्यूड, जो हम बेसिक करते आए हैं। तो दो प्लेन के बीच में एंगल आ जाएगा। डिस्टेंस ऑफ ए प्लेन फ्रॉम, इसी तरीके से जिस तरीके लाइन में था वही यहाँ नॉर्मल, क्योंकि होता क्या है यहाँ पर अगर देखें तो लाइन में क्या होता है, लाइन सीधे सीधे एंगल बनाता है, प्लेन क्या करेगा, प्लेन में इस तरीके से, मीन्स इनका 90-90 वाला एंगल बनाएगा। तो जब 90-90 बनाएगा तो ये 90 बढ़ेगा, दूसरा वाला भी 90 बढ़ जाएगा, तो जितना इंक्रीज होगा दोनों में होगा, इसलिए कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मीन्स अगर आपका ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है, तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, उधर भी थीटा ही बढ़ जाएगा। तो वही फॉर्मूला रह जाता है। इसके बाद देखते हैं कि एक लाइन का अगर मान लो हमें एक प्लेन का पॉइंट डिस्टेंस पता करना है किसी भी पॉइंट से, तो 2D में देखते हैं 2D में किस तरीके से था, उसके बाद में उसको 3D में देखेंगे। तो 2D में क्या होता है, अगर ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल, इस तरीके से मान लो 2D में कोई दे रखा है, 2D में क्या होता है डिस्टेंस, एक अगर पॉइंट दे रखा है px1 y1, और आप देखो इसका अगर किसी लाइन से डिस्टेंस पता करना है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 से, तो हम क्या करते हैं x की जगह x1 में जो डिस्टेंस है वो कितना आ जाता है, ये वैल्यू ax1 यह जाता है ax1 प्लस by1 प्लस सी डिवाइडेड बाई रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो कुछ है इसी का मॉडल्स कर देना है। यही बात प्लेन में करेंगे। 3D में क्या है, अगर मान लो कोई प्लेन दे रखा है, इसका इक्वेशन दे रखा है ax प्लस by प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0, और इसके डिस्टेंस पता करना है p से x1 y1 z1 से, p मान लो x1 y1 z1 है, तो क्या आ जाएगा, वही बात यहाँ पर भी आएगा। इस p से जो डिस्टेंस आएगा, डिस्टेंस मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये डिस्टेंस यहाँ d के बजाय कोई दूसरा कैपिटल D ले लो, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ तीनों का स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का। तो बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है, कुछ उसमें नए नए डेरिवेशन भी उसके जैसा ही है। कभी देखो एक लाइन हो और दूसरा प्लेन हो, मान लो एक लाइन दे रखा है और दूसरे यहाँ पर प्लेन दे रखा है, तो एंगल पता करना हो तो देखो इनके बीच में क्या प्लेन का डायरेक्शन क्या होगा, क्योंकि इसका सिर्फ नॉर्मल पता होता है। ये मान लो दे रखा है, कोई प्लेन दे रखा है आर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू डी करके, और लाइन किस तरीके से, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस में लैम्डा टाइम्स वी वेक्टर, ये दे रखा है, तो इसका डायरेक्शन वी होता है। यहाँ ये नॉर्मल जाएगा, लेकिन हमें एंगल ये चाहिए, तो इसका मतलब क्या है, अगर ये थीटा है तो यहाँ एंगल क्या आ जाएगा 90 माइनस थीटा। तो इसका मतलब फॉर्मूला वही रहेगा, सिर्फ क्या हो जाएगा यहाँ पर फॉर्मूले में, जहाँ कॉस थीटा होता है वहाँ कॉस 90 माइनस थीटा हो जाएगा। मीन्स कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, एन वेक्टर डॉट में बी वेक्टर, एन मीन्स नॉर्मल का डायरेक्शन, और ये क्योंकि अपने 90 होता है तो इतना डिफरेंस बना रहेगा, और एन का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड। तो इतने फॉर्मूले पर हम जो क्वेश्चंस करेंगे, कॉस 90 माइनस थीटा मतलब ये साइन थीटा आ जाएगा। तो बस इतना ही अंतर है कि हम एन और बी के बीच जो एंगल निकालेंगे उसको हम 90 माइनस थीटा कर देंगे। तो इतनी चीज़ों को लेकर हम ये एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज में बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं देखने के लिए, इसलिए लिंक इनका हमें करना पड़ेगा कहाँ से, स्ट्रेट लाइन से करना पड़ेगा, जो 11th में हमने पढ़ा है। इन दोनों का लिंक हम कर लेंगे कि ये पता चल जाए कि ये कुछ नहीं है, ट्रांसवर्सल नेचर है लाइन का, या वेव का साइंस वाले जानते हैं। तो फिर उसके बाद में क्वेश्चन में कुछ बचता नहीं है, बहुत आसानी से हम कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत सारे पार्ट दे रखे हैं, तो हम थोड़ी स्पीड से भी करेंगे। शुरू करते हैं एक्सरसाइज 11.3 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डिटरमिन द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। पहला दे रखा z इक्वल टू 2, मीन्स आपको क्या पूछा गया, ये मान लो कोई पॉइंट है तो ओरिजिन से कितनी दूर पर है, मीन्स ये आपको पॉइंट पूछा गया है, ओ से p, ये मान लो p डिस्टेंस पूछा गया है। तो हमें पता है नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, आर डॉट एन कैप इक्वल टू डी वाला फॉर्म होता है। इसी को हम जब दूसरे फॉर्म में लिखते हैं तो एल एक्स, ये वाला फॉर्म आ जाता है, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू डी फॉर्म बन जाता है। डी की जगह हमने p ले रखा है तो p, बुक में d दे रखा है।
तो यहाँ पर p इस फॉर्म में है। अब देखो फर्स्ट पार्ट क्या कहा गया है, फर्स्ट पार्ट में कहा गया z इक्वल टू 2, तो पहला काम हमें करना है, इसको सही फॉर्म में लिख देना, 0 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई प्लस 1 इंटू जेड इक्वल टू 2। अब आपको क्या करना है, इसको आर डॉट इस फॉर्म में लाना है, तो इसमें क्या आ जाएगा, आर मीन्स एक्स वाई जेड, तो एक्स आई प्लस में वाई जे, क्योंकि इससे आसान रहता है कंपेयर करना, प्लस में जेड के नॉर्मल फॉर्म में, आपका वेक्टर फॉर्म ज़्यादा सही रहता है। यहाँ क्या आ जाएगा 0 0 1 और इक्वल टू 2, तो आप देखोगे ये क्या आ गया, आर वेक्टर, यहाँ 1 पहले से इसका मैग्नीट्यूड है तो एन कैप ही हो गया, क्योंकि किसका मतलब के कैप ही हुआ, सिर्फ इक्वल टू 2 कंपेयर करोगे तो यहाँ क्या आ गया, आपका जो पूछा गया है डायरेक्शन कोसाइंस, वो क्या आ जाएगा, एल इक्वल टू 0, एम इक्वल टू 0, एन इक्वल टू 0, एन इक्वल टू 1 और पी का वैल्यू 2 आ गया। पी हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। इसी का बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में कहा गया एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1। अब हम थोड़ा जल्दी में करेंगे इसको, तो यहाँ देखो कोफिशिएंट क्या है, आर एक्स वाई जेड आर डॉट, बाकी इनके कोफिशिएंट आ जाते हैं 1 1 1, ये इक्वल टू 1। लेकिन हमें क्या है, ये एन वेक्टर आपका क्या आ गया, ये बन गया आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर बना, इसको हमें 1 रूट 1 प्लस 1 से डिवाइड कर देना होता है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, आई प्लस जे प्लस में के, डिवाइड कैसे करेंगे, रूट 3 से, तो रूट 3 से इधर भी डिवाइड करना पड़ेगा 1 बाई रूट 3। अब आप कंपेयर करोगे तो आर डॉट ये आपका एन कैप बन जाएगा इक्वल टू 1 बाई रूट 3। तो आपका क्या आ जाएगा, एल का वैल्यू क्या आ गया, 1 बाई रूट 3, एल आ गया 1 बाई रूट 3, क्योंकि वास्तव में ए बी सी होता है, ऐसे भी कंपेयर कर सकते हो। यही वैल्यू एम का आया, यही वैल्यू एन का आया, और आपका जो पी है परपेंडिकुलर वो भी 1 बाई रूट 3 आ गया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर बी पार्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर सी पार्ट देखें। सी पार्ट में कहा गया है 2x प्लस 3y माइनस जेड इक्वल टू 5, 2x प्लस 3y माइनस 5z इक्वल टू माइनस जेड इक्वल टू 5, माइनस जेड इक्वल टू 5 ये दे रखा है। कंपेयर करोगे तो आर वेक्टर डॉट में यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2i प्लस में 3j कोफिशिएंट माइनस के इक्वल टू 5, तो डिवाइड कैसे करना पड़ेगा, यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर मीन्स 4 प्लस में 9 प्लस 1, इधर भी डिवाइड करना पड़ेगा 4 मीन्स रूट 14 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका एल इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 अपान में रूट 14। इसी तरीके से एम इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 अपान रूट 14, और एन इक्वल टू आ जाएगा -1 अपान रूट 14। यहाँ से कंपेयर कर लेते हैं इनके कोफिशिएंट को, और पी का वैल्यू आ जाएगा 5 अपान रूट 14। तो इनके यही पूछा गया है कि एल एम एन क्या होंगे, डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे। और डी पार्ट इसका कहा गया है 5y प्लस 8 इक्वल टू 0, 5y प्लस 8 इक्वल टू 0। यहाँ भी इसको सबसे पहले 0 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू वाई प्लस 0 इंटू जेड इक्वल टू -8। दूसरी तरफ जाएगा, माइनस रख नहीं सकते क्योंकि पी फॉर्म लाना होता है, तो 0 इंटू एक्स माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, -5 इंटू वाई प्लस 0 इंटू जेड इक्वल टू 8। अब किससे डिवाइड करना है, यहाँ पर हम इसको देखें तो आर एक्स वाई जेड होगा, आर रहेगा, यहाँ पर 0i माइनस 5j और प्लस में 0 के, डिवाइड कैसे करोगे, स्क्वायर रूट ऑफ -5 का स्क्वायर मीन्स 25 का स्क्वायर, तो इसका मतलब 5 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर इक्वल टू 8 अपान 5। तो क्या मिला यहाँ पर आपका आर डॉट एन कैप, तो एल इक्वल टू क्या मिल गया 0, और m इक्वल टू क्या आ गया -1 -5/5, और n इक्वल टू क्या आ गया 0, और आपका p आ गया 8 अपान 5। तो ये बन गया हमारे, जो यहीं से भी डिवाइड कर सकते थे, उधर ले गए -8/5 कर दिया तो उससे भी हो जाता। तो यहाँ पर इस तरीके से क्वेश्चन नंबर ये था 1 के 3-4 पार्ट थे। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 2 में है कि फाइंड द वेक्टर ऑफ ए प्लेन, वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए प्लेन विच एट ए डिस्टेंस ऑफ 7 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन। कोई आपको वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन पता करना है जो ओरिजिन से तो 7 यूनिट पर है, मीन्स इसका मतलब ये p का वैल्यू 7 दे रखा है, p तो 7 है, और साथ में क्या है, एंड नॉर्मल टू द वेक्टर 3i प्लस 5j, और ये आपका 3i प्लस 5j, 3i प्लस 5j -6k है, -6k है। तो ये आपको n वेक्टर दे रखा है। तो हमें पता है जब भी ओरिजिन से पास होगा कोई चीज, ओरिजिन से पास हो रहा है तो क्या फॉर्मूला होना चाहिए, आर डॉट एन कैप होना चाहिए इक्वल टू पी। तो यहाँ पर इसको सही कर लेते हैं, एन वेक्टर दे रखा है, एन कैप बना लेते हैं। तो आर वेक्टर डॉट में एन कैप कितना आ जाएगा, 3i प्लस में 5j -6k
लेकिन डिवाइड करना पड़ेगा। स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर मीन्स 9 प्लस में 25 प्लस में 36, ये जो कुछ आया इक्वल टू 7 होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा यहाँ पर, आर वेक्टर डॉट में 3i प्लस में 5j माइनस 6k, और इसको नॉर्मल फॉर्म में भी लिखें तो यही इसी तरफ लिख देना। रूट में कितना आ जाएगा 25, 25 और 36 कितना हो गया 50, 61 और रूट 70 आ गया। रूट 70 इक्वल टू 7, मर्जी रूट 70 उधर भी ले जा सकते हो, 7 रूट 70 कर सकते हो। तो ये आपका वेक्टर इक्वेशन ही पूछा गया शायद, कार्टेशियन, हाँ वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन तो बन गया। ये चाहो तो आप, ये वेक्टर का यही फॉर्म है इसलिए यही रहने देना, क्योंकि आपका यही फॉर्म मिल गया। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 था ये एक पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया 2-3 पार्ट है क्वेश्चन में, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग। तो क्या करना है आपको, कार्टेशियन इक्वेशन पूछा गया और वेक्टर इक्वेशन दे रखा है। तो कुछ नहीं इसमें, जो आप आई जे के है उसकी जगह एक्स वाई जेड कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के आर का वैल्यू रखना होता है। तो वो आपका सीधा सा आई वाला आई से डॉट होता है, जे वाला जे से, के वाला के से। तो ये तो आसान, बहुत आसान क्वेश्चन है। फिलहाल हम यहाँ बता देते हैं जिससे आपको छोटे छोटे चीज भी कंफ्यूजन ना हो, बुक इस पे वीडियो से देख के समझ में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है आर डॉट आई प्लस जे माइनस के। तो ये कुछ नहीं, आई प्लस जे के माइनस के को लिख देना, एक्स प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 2 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर इसी का बी पार्ट है 2 3 माइनस 4 है, तो 2x प्लस 3y माइनस 4z इक्वल टू 1, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। इसी तरीके से आर डॉट एस 5 माइनस 2t, तो यहाँ तीसरा क्या हो जाएगा कि 5 माइनस 2t इंटू एक्स प्लस 3 माइनस 2 3 माइनस टी इंटू वाई, और यहाँ पर क्या है थर्ड है 2s प्लस टी, 2s प्लस में टी जो कुछ आया, ये आपका z इज इक्वल टू जो कुछ दे रखा है यहाँ पर इक्वल टू 15 दे रखा, तो 15 आ जाएगा। तो ये एक इक्वेशन हो गया, ये t के फॉर्म में है, s और t के फॉर्म में है। ये 2s है या 25 है, ये देख लेना 25 है शायद, ये 5 होगा तो 25 है, 25 प्लस टी के फॉर्म में, टी पैरामीटर के फॉर्म में है। तो ये एक इक्वेशन हो गया। इसी तरीके से फोर्थ देखते हैं, 3 पार्ट है। आई जे के में आर डॉट आई जे के में रखा, आर की जगह एक्स वाई जेड रखोगे। हर एक में क्या किया गया है, पुट आर वेक्टर इक्वल टू रख दिया गया एक्स आई प्लस में वाई जे प्लस में जेड के, तो ये आसानी से मिल गया है। इसी तरीके से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, इन द फॉलोइंग केसेस फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन। इस बार हर एक क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर पता करना है, मींस नॉर्मल फॉर्म में पता करना है, पासिंग थ्रू द ओरिजिन। मींस हर एक में कहा गया है कि अगर कोई प्लेन बना रखा है तो ये ओरिजिन से यहाँ से अगर परपेंडिकुलर प्लेन पर डाला गया तो क्या होगा। मीन्स अगर P कोई पॉइंट है तो क्या उस P अगर फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, लेट P को हर एक में फुट ऑफ परपेंडिकुलर ले लेते हैं, तो क्या होगा फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है, या नॉर्मल पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये कंसेप्ट दे रखा है। पासिंग थ्रू ओरिजिन का मतलब है कि आपका यहाँ नॉर्मल फॉर्म लगेगा। तो यहाँ देखो अगर इसको अल्फा बीटा गामा ले लें, P को हर एक जितने भी पार्ट है उसमें हम अल्फा बीटा गामा ले लेते हैं, तो यहाँ देखो क्या होगा कि जो OP का डायरेक्शन रेशियो होगा, मीन्स OP वेक्टर पैरेलल टू प्लेन होगा, मीन्स प्लेन का जो नॉर्मल है उसके पैरेलल होगा। तो यहाँ देखो हर एक में क्या आ जाएगा, जैसे फर्स्ट पार्ट हम देखें, फर्स्ट पार्ट में कहा गया है, क्वेश्चन कहा गया 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 12 इक्वल टू 0, ये दे रखा है माइनस 12 इक्वल टू 0। तो यहाँ क्या आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका जो n वेक्टर है वो n वेक्टर क्या मिला 2i प्लस 3j प्लस में 4k, और ये आपका जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है प्लेन पर ये भी वही है OP वेक्टर। तो इसका मतलब ये वेक्टर क्या होगा, OP वेक्टर, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में जाने चाहिए। इसका मतलब OP वेक्टर देखें तो क्या आएगा, OP वेक्टर क्या आ गया अल्फा आई प्लस में बीटा जे प्लस में गामा के, अल्फा बीटा गामा रखा। ये वेक्टर जो कुछ आया ये पैरेलल होगा 2i प्लस 3j प्लस में 4k के। इसका मतलब इनके डायरेक्शन रेशियो बराबर होने चाहिए, मीन्स अल्फा इज टू बीटा इज टू गामा जितना है उतना ही होना चाहिए, 2:3:4। ये कॉमन सी बात है।
इसका मतलब क्या है, इसको फिर से लिखें तो अल्फा अपान 2 इक्वल टू बीटा अपान 3 इक्वल टू गामा बाई 4 होना चाहिए। इसको मान लो, कुछ मान लेते लेमडा या के मान लें, के बहुत क्वेश्चन में नहीं माना गया है। तो इसका मतलब अल्फा क्या वैल्यू क्या आ गया, अल्फा इक्वल टू 2 के आ जाएगा, बीटा इक्वल टू इसी तरीके से 3 के, और गामा इक्वल टू 4 के आ जाएगा। लेकिन ये है क्या, लेकिन अल्फा बीटा गामा है कहाँ पर, अल्फा बीटा गामा ये पॉइंट पी है, ये कहाँ लाइज ऑन द प्लेन है, ये लाइज ऑन द प्लेन है। किस प्लेन पर है, जो दे रखा है यहाँ पर, किस पर है, 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 12 इक्वल टू 0 पर है। तो अब यहाँ वैल्यू रख दोगे तो 2 इंटू 2 के एक्स वाई अल्फा की जगह, एक्स की जगह अल्फा बीटा गामा रखोगे, तो इसका मतलब 2 अल्फा प्लस में 3 बीटा प्लस में 4 गामा इक्वल टू 12 होना चाहिए। तो इसको सिंप्लीफाई करो तो ये आ जाएगा 2 इंटू 2 मीन्स 4k प्लस में 9k प्लस में 16k, सब उसी से मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल टू 12। तो यहाँ से k का वैल्यू मिल जाएगा, k का वैल्यू कितना आ गया, 16 4 20 29। तो ये आ गया k का वैल्यू 12/29। अब k का वैल्यू मिल गया 12/29, तो आप p का कोऑर्डिनेट मींस पुट आप परपेंडिकुलर पता कर सकते हो। अल्फा बीटा गामा कितना था, 2k मींस 24/29, इस तरीके से 36/29 और 48/29। तो इस तरीके से इनके फुट ऑफ परपेंडिकुलर मिल जाते हैं जो दे रखा है। ऐसे देखते हैं सेकंड पार्ट, थोड़े से स्पीड से हम करेंगे। सेकंड पार्ट में कहा गया इक्वेशन 3y प्लस 4z माइनस 6 इक्वल टू 0, 3y प्लस 4z माइनस 6 इक्वल टू 0 ये कहा गया है। इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 0x प्लस में 3y प्लस 4z माइनस 6 ये इक्वल टू 6 ये फॉर्म आ जाएगा। तो यहाँ इसका मतलब क्या होगा, इसका जो नॉर्मल वेक्टर है, नॉर्मल वेक्टर क्या आ गया, 0 3 4 आया, और p आप देखो तो इसका मतलब अल्फा अपान 2 अल्फा अपान 0 इक्वल टू बीटा बाई 3 इक्वल टू गामा बाई 4 ये इक्वल टू के ले लो। तो जो पॉइंट मिलेगा वो क्या मिलेगा, 0 3k और 4k इस फॉर्म में मिल जाएगा। अब ये पॉइंट इस पर है, प्लेन पर है, p पॉइंट आपका अल्फा बीटा गामा इस प्लेन पर है। तो इससे पता करोगे तो यहाँ क्या आ गया, ये वैल्यू रखोगे तो 0 प्लस में 9k प्लस 16k इक्वल टू 6 आएगा। इसका मतलब k का वैल्यू क्या आ गया, 6/25 आ गया। तो ये वैल्यू इस तरीके से पॉइंट क्या मिल जाएंगे आपके, पॉइंट हमने 0 3 के, तो पहला 0 फिर 18/25 और दूसरा 24/25 मिल जाएगा। तो ये पॉइंट मिल गया। थर्ड पार्ट इसी का देखें तो थर्ड पार्ट में क्वेश्चन दिया गया है x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1। तो यहाँ से नॉर्मल देखें तो नॉर्मल सब में हर एक में डायग्राम वही लेना है। नॉर्मल क्या आ जाएगा, i प्लस जे प्लस के, इन्हीं के कोफिशिएंट होते हैं 1 1 1। तो आप देखो इधर पॉइंट क्या है, अल्फा बीटा गामा, तो आपको पता है ओपी इज पैरेलल टू एन वेक्टर होता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, अल्फा इक्वल टू अल्फा बीटा गामा इक्वल टू क्या लोगे आप, इसी रेशियो में लेना है, तो के रेशियो में। अब ये पॉइंट किस पर है, इस पर है, इसका मतलब के प्लस के इक्वल टू क्या होगा, किसके इक्वल दे रखा है 1। तो यहाँ से के का वैल्यू क्या मिल गया 1/3, के का वैल्यू 1/3। तो पॉइंट क्या हमने दिया था 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 3 पॉइंट हो गए। इसी का फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में कहा गया 5y प्लस 8 इक्वल टू 0। इसी का फोर्थ पार्ट है 5y प्लस 8 इक्वल टू 0। तो यहाँ भी इसका अगर देखें सबसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ 0 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू वाई प्लस में 0 इंटू जेड इक्वल टू -8 इस फॉर्म में। तो आप जब पॉइंट लोगे अल्फा बीटा गामा तो किस फॉर्म में लोगे कि अल्फा इस टू बीटा इस टू गामा का फॉर्म क्या होगा 0:5:0, क्योंकि और कोई पॉइंट ही नहीं है। तो यहाँ आप अगर रख के देखोगे इसको तो अल्फा इक्वल टू 5k मीन्स पॉइंट क्या हो जाएगा आपका 0 5k 0। तो यहाँ रखोगे तो इसका मतलब क्या होगा 25k इक्वल टू -8। तो k का वैल्यू आ जाएगा -8/25। तो पॉइंट क्या आ जाएगा, पॉइंट किस तरीके से लिया गया है, पॉइंट हमने लिया है 0 5k इस तरीके से। तो पॉइंट क्या आ जाएगा 0 और -8/5 मल्टीप्लाई हो जाएगा और इस तरीके से 0 ये पॉइंट हो जाएंगे इनके पॉइंट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो आपका पी पॉइंट है। तो यहाँ एक देख लेना है, बाकी सब हमने इस तरीके से आपको बता दिया कि एक ही जैसे सभी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं। फोर्थ में बहुत सारे पार्ट थे और ये काफी लंबी बोर्ड में हमने देखा है 6 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन आपको बेसिक पता हो कि है क्या चीज
तो उसमें सारे क्वेश्चंस आपके बहुत आसानी से हो जाते हैं। फुट ऑफ परपेंडिकुलर में प्लेन ओरिजिन से पास हो रहा है वो डिस्टेंस पता करना है। बाकी आपसे फुट ऑफ परपेंडिकुलर कहीं और पूछा भी नहीं जाएगा जब तक कहा नहीं जाएगा, क्योंकि ओरिजिन से आसानी से मिल जाता है, बाकी में कुछ और कंडीशन देनी पड़ेगी फिर आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर मिल सकता है। तो यहां देखते हैं इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 फिफ्थ क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन में कहा गया है कि फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशंस ऑफ द प्लेन्स। सबसे फर्स्ट वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन दोनों पूछा गया है। दैट पासेस थ्रू द पॉइंट 1 0 -2, जो पास हो रहा है ए पॉइंट को, ये पास हो रहा है 1 0 -2 से पास हो रहा है, और साथ में एंड द नॉर्मल टू द प्लेन i + j + k, और n वेक्टर दिया हुआ है i + j - k, तो ये दिया हुआ है। कार्टेशियन और वेक्टर इक्वेशन पूछा गया, मीन्स आपको क्या दे रखा है, यहाँ पर एक पॉइंट दे रखा है और दूसरा ये मान लो प्लेन है, तो एक कोई पॉइंट दे रखा है, ए पॉइंट दे रखा है, कुछ भी कोऑर्डिनेट है, मान लो वेक्टर ए है, और दूसरा इसका नॉर्मल दिया हुआ है। तो ऐसे इक्वेशंस क्या होते हैं, किस तरीके से होते हैं, r - a और डॉट में n = 0, ये फॉर्म है। या इसी का कार्टेशियन फॉर्म बहुत आसान है। कार्टेशियन फॉर्म क्या है, x - x1 y - y1 z - z1, ये बीच में आ जाते हैं, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक उसका n वाले कोएफिशिएंट लग जाते हैं, a b c, बीच में प्लस 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 = 0, ये फॉर्म भी है। तो दोनों में से कोई एक लगा सकते हैं। हम पहले कार्टेशियन वाला लिख लेते हैं। कार्टेशियन आसान होता है। कार्टेशियन में क्या है, 1 कोएफिशिएंट है, 1 कोएफिशिएंट है और -1 कोएफिशिएंट है। यहाँ पहला पॉइंट है x - 1 हो गया, प्लस में दूसरा पॉइंट है y - 0, और तीसरा पॉइंट है x - -2 मीन्स x + 2 = z, z + 2 = 0, ये आ गया आपका फॉर्म। इसी को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो x + y - z ये आ गया यहाँ पर, और पॉइंट में कितना आ जाएगा, -1, यहाँ 0 ही आ गया, और -2 मीन्स -3 = 0। तो ये आपका प्लेन का इक्वेशन हो गया। इसी को वेक्टर में कन्वर्ट कर देते हैं, ये आपका कार्टेशियन है, कार्टेशियन मतलब x y z में, ये आपका कार्टेशियन इक्वेशन है। अब इसी को हम कर देते हैं प्लेन के उसमें फॉर्म में, तो क्या आ जाएगा, r वेक्टर, r मीन x y z होता है, और n वेक्टर मीन्स i + j - k दिया ही गया था, = 3। तो ये आपका फॉर्म आ जाता है। कौन सा फॉर्म है ये, r - a डॉट n वेक्टर = d वाला फॉर्म है, या p वाला फॉर्म, जो मर्जी लेना चाहो d ले लेते हैं। या इसी को दूसरी तरफ हम जब ले जाते हैं, ये 0, यहाँ 0, इसी को दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो r.n = a.n बन जाता है। a.n ही d कहा जाता है, इसी को d कह देते हैं। तो यहाँ पर r.n = d वाला फॉर्म बन जाता है। इसी का बी पार्ट कहा गया, फिफ्थ का कहा गया है कि दैट पासेस थ्रू द पॉइंट 1 4 6। अब कह रहा है क्या, ये 1 4 6 से पास हो रहा है, और साथ में एंड नॉर्मल टू द i - 2j + k, मीन्स n वेक्टर = i कैप - 2j कैप + k कैप, ये दे रखा है। तो यहाँ भी वही हम डायरेक्ट पहले कार्टेशियन फॉर्म लगाते हैं, क्या आ जाएगा, x - 1, दूसरा y - 4 ये वाला पॉइंट, तीसरा z - 6 ये पॉइंट, और इनके कोएफिशिएंट क्या है, 1 - 2 1 - 2 और +1 = 0। इसी को सिंप्लीफाई करेंगे तो x - 2y + z, x और y z पहले ले लिया गया, पॉइंट देखते हैं, तो यहाँ -1 ये z है, ध्यान रखना, यहाँ -1 ये आ जाएगा प्लस में 8, और ये आ जाएगा -6 = 0। सिंप्लीफाई कर लेंगे तो x - 2y प्लस में z, यहाँ होगा 8 - 7 मीन्स दूसरी तरफ ले जाओगे तो -1, या यहाँ रखोगे तो +1 = 0। तो ये इक्वेशंस किस तरीके से बनेगा, अगर इक्वेशन r उसके फॉर्म में लिखेंगे तो r वेक्टर डॉट में i वेक्टर - 2j वेक्टर प्लस में k वेक्टर, और यहाँ क्या आ जाएगा, =-1। तो ये फॉर्म है, या +1 = 0, दोनों में से कोई भी ले दो। ये क्वेश्चन नंबर 5 था। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द प्लेन दैट पासेस थ्रू दीस पॉइंट्स। कुछ पॉइंट दे रखे हैं, उन सब से पास होते हुए, जैसे यहाँ पर क्या नॉर्मल, अब बिना नॉर्मल वाले सब दिए गए हैं, बिना नॉर्मल वाले भी तरीके बताए थे, यहाँ पर ए बी सी की जगह उनके वैल्यू आ जाते हैं, जो यहाँ है विद डिटरमिनेंट वाला फॉर्म आ जाता है, या r - a डॉट n की जगह b - a और c - a करके आ जाता है। तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6 क्वेश्चन कहा गया है कि पहला जो पॉइंट है 1 1 -1, जिस 3 पॉइंट से पास हो रहे हैं, पहला पॉइंट है 1 1 -1, और दूसरा पॉइंट है 6 4 -5 और तीसरा पॉइंट है -5
4 है सर, हाँ -4 -2 3, -4 -2 और 3 इनसे पास हो रहा है कोई प्लेन। तो जब 3 पॉइंट देते हैं तो 3 पॉइंट में हमें पता है किस तरीके से पता करते हैं। 3 पॉइंट में एक पॉइंट आपका ए बी सी, तो हम क्या करते हैं इसको ओरिजिन तो ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर क्रॉस कर देते हैं और उसके बाद में आर कोई जनरल रहता ही है, तो आर माइनस ए मीन्स इस तरीके लिखा जाता है आर माइनस ए डॉट में ये ए बी वेक्टर और क्रॉस ए सी वेक्टर से हम एक नॉर्मल बना लेते हैं इक्वल टू 0, ये वाला फॉर्म रखा जाता है। तो यहाँ पर यही काम करेंगे और इसको यह कार्टेशियन फॉर्म में लग दो सबसे बढ़िया। तो इक्वेशन आप कार्टेशियन फॉर्म में क्या आ जाएगा, बाद में उसको बनाएंगे। तो इक्वेशन आप प्लेन क्या आ जाएगा, इसमें क्या होता है यहाँ पर x माइनस एक्स वन, पहला पॉइंट मान लो ले लिया हमने, x माइनस वन, वाई माइनस वन, जेड प्लस वन, इसी तरीके 6 माइनस वन, 4 माइनस वन और -5 प्लस वन। इसी तरीके से तीसरा पॉइंट है -4 और आपका -1, -2 -1 और यहाँ पर 3 प्लस 1, ये आ गया इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ऑफ प्लेन, तो यहाँ से और आसानी से, तो ये x माइनस वन, यहाँ y माइनस वन, यहाँ z प्लस 1, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 5, यहाँ क्या आ गया 3, इधर क्या आ गया 4 -4, यहाँ क्या आ गया -5, ये आपका -3 और इस तरफ क्या आ जाएगा 4। तो आप देखो इक्वल टू 0। तो ये दोनों क्या है, यहाँ पर अगर देखा जाए डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी से, तो ये 5 -5 यहाँ पर मीन्स दोनों को जोड़ लो अगर, तो ये एक अपने आप ही 0 आ गया। मीन्स अगर हम यहाँ प्रॉपर्टी लगा दें R2 चेंज इन R2 प्लस R3 डिटरमिनेंट में, तो क्या आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। मीन्स x माइनस वन और y माइनस वन, z प्लस 1, मीन्स इसको सॉल्व करना होता तो यहाँ 0 0 तीनों 0 आ गए, -5 -3 4 इक्वल टू 0। तो ये कंडीशन क्या देने लगेगा, 0 इक्वल टू 0। तो 0 इक्वल टू 0 का मतलब होगा इनफाइनाइट मेनी प्लेन्स आ गया, इनफाइनाइट मेनी प्लेन, क्योंकि कंडीशंस कम दी गई है। एक ये वास्तव में यही पॉइंट दे दिया गया है यहाँ पर, इनफाइनाइट या इसके पैरेलल पॉइंट दे दिया गया है, इनफाइनाइट मेनी प्लेन आ जाएगा। या फिर आप आंसर ऐसे कर सकते हो क्योंकि इन्फॉर्मेशन ही कम है, या देयर इज नो ठीक है यूनिक प्लेन कोई नहीं रहेगा कि जिसको आप कह सको, क्योंकि बहुत सारे प्लेन इसके आ जाएंगे। 0 इक्वल टू 0 में आप जो मर्जी यहाँ रखते जाओ x का वैल्यू, जब यही दोनों 0 दे रहा है तो x का कुछ लेना देना नहीं है। मीन्स पहले वाला जो रो है उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, उसके पहले ही सब कुछ 0 आ रहा है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट। इसी तरीके से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट देखते हैं, क्योंकि यहाँ तो बात नहीं बनी, कोई प्लेन यूनिक प्लेन नहीं बना, बाकी बात तो बन गई, आपने आंसर तो दे दिया कि बहुत सारे प्लेन बनेंगे। इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन भी सोल्यूशन होता है, ऐसा नहीं एक ही सोल्यूशन को सोल्यूशन कहते हैं। इसका बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में कहा गया, क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट कहा गया 1 1 0 पॉइंट, अगर ये ऐसे हो 1 1 0, दूसरा पॉइंट है 1 2 1, तीसरा पॉइंट है -2 2 और -1। तो अब इनसे कहा गया तो क्या आ जाएगा इक्वेशन, x -1, यहाँ इसी तरीके से y -1, z -0, इधर आप देखें तो क्या आ जाएगा 1 -1 मीन्स 0, 2 -1 1, 1 -0 1, इस तरह -2 -1 -3 और यहाँ पर 2 -1 1 और -1 इक्वल टू 0। तो ये सॉल्व करोगे तो आ जाएगा आपका, देखो यहाँ क्या आ जाएगा -1 और -1 में -2 x -1 के साथ आएगा, y -1 के साथ कितना आ जाएगा, यहाँ 0 आया और यहाँ +3 तो -3, यहाँ पर y -1, z वाले के साथ में 0 और +3 प्लस में 3 z इक्वल टू 0। ये फॉर्म आ गया, इसी को सिंप्लीफाई कर लेंगे तो -2x -3y प्लस 3z, ये तो आ गया x y z, प्लस में 2 प्लस में 3 इक्वल टू 0। तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2x प्लस 3y -3z, यहाँ आ जाएगा -5 इक्वल टू 0। तो ये प्लेन बन जाता है जो इनसे पास हो रहा है। ऐसे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 7 में कि फाइंड द इंटरसेप्ट कट ऑफ बाय द प्लेन। तो एक प्लेन दे रखा है 2x प्लस में y माइनस z इक्वल टू 5, इसको आपको इंटरसेप्ट फॉर्म में रखना है। तो x अपान क्या आ जाएगा, x अपान 1/2 प्लस y अपान 1 प्लस में z अपान -1 भी यहाँ इंटरसेप्ट ले लिया जाएगा इक्वल टू 5। तो इसको कंपेयर करके इससे आप 5 यहाँ होना नहीं चाहिए, यहाँ हमने थोड़ा सा तो 5 से भी डिवाइड कर लो, वास्तव में पहले 5 से डिवाइड कर लेते तो ज्यादा सही था। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, यहाँ आ जाएगा 5/2
क्योंकि 5 से भी डिवाइड होगा। यहाँ क्या आ जाएगा 1 अपान मीन्स वाई अपान 5 आ जाएगा, ये जेड अपान -5 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा। मीन्स सबसे पहले 5 से डिवाइड कर दिया गया, तो यहाँ 2x/5 y/5 z/-5, तो पहले से ये एक 2 और आ गया, तो a का वैल्यू आ गया 5/2, b का वैल्यू 5 आ गया और c का वैल्यू आ गया -5, तो माइनस में इंटरसेप्ट लिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में छोटा सा क्वेश्चन ये कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 8 में कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विद इंटरसेप्ट 3 ऑन द y एक्सिस। कोई इस तरीके से इंटरसेप्ट है जो कहा गया 3 ऑन y एक्सिस, ये x y z इस तरीके से, तो y में तो 3 का इंटरसेप्ट ले रहा है और पैरेलल टू ZOX ये वाला प्लेन होता है, तो इसके तो पैरेलल है, तो जब ZOX के पैरेलल होगा तो इसका मतलब इसमें डिस्टेंस नहीं लेगा कि और y मिलेगा, तो इक्वेशंस क्या आ जाएगा आपका a = 0 आ जाएगा, c = 0 आ जाएगा, क्योंकि उसमें कोई डिस्टेंस नहीं ले रहा है, इंटरसेप्ट केवल किस में ले रहा है, b = 3 दे रखा है, तो इक्वेशन इंटरसेप्ट फॉर्म क्या आएगा x/0 प्लस y/3 प्लस में z/0 = 1, ये आप कह सकते हो ये दोनों खत्म हो जाएंगे, तो y/3 = 1 या y = 3 बन जाएगा। तो ये आपका ध्यान रखना, ये प्लेन का इक्वेशन है, y = 3, लाइन का नहीं है। तो ये इसी तरीके से आपका और देखते हैं क्वेश्चन था ये क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, क्योंकि और बाकी इनके एंगल उंगल वाले भी फॉर्मूले हैं, उनको भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द प्लेन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स, में दो इंटरसेक्शन प्लेन के, उनसे इक्वेशंस कोई प्लेन पास हो रहा है तो क्या होगा इक्वेशन, तो वही रूल जैसे लाइन में करते थे, दो लाइन के इंटरसेक्शन से लाइन कैसे पता करते थे, पहली लाइन प्लस लैम्डा टाइम दूसरी लाइन = 0 करके, यहाँ भी वही पहला प्लेन प्लस में लैम्डा टाइम दूसरा प्लेन, कार्टेशियन फॉर्म सबसे तरीका बढ़िया है, तो हम कार्टेशियन वाला ही अप्लाई करेंगे, क्योंकि वेक्टर से थोड़ा सा बचना है। बचना मीन्स जहां वेक्टर जरूरत है, जैसे डिस्टेंस उस्टेंस देखना है तो वेक्टर वाला तरीका सही है, और वैसे आपका सही है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा ये है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स। एक दे रखा है 3x - y + 2z - 4 = 0, एक तो ये प्लेन दे रखा है, और दूसरा दे रखा है x + y, दूसरा दे रखा है x + y प्लस में z - 2, ये दे रखा है x + y प्लस z - 2 एंड द पॉइंट 2 2 - 1 कर इन दोनों के इंटरसेक्शन से, और किससे पास हो रहा है 2 2 1 से भी पास हो रहा है, इस पर 2 2 1 भी प्लेन पर है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट इक्वेशन ऑफ प्लेन, जो पहले लेट इक्वेशन ऑफ प्लेन बी क्या लेते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वाले में, पहला प्लेन प्लस में लैम्डा टाइम दूसरा प्लेन = 0, तो यहाँ यही काम करेंगे। पहला है 3x - y प्लस में 2z - 4, इसको इस तरीके से बना लेते हैं, प्लस लैम्डा टाइम्स ये हम रिक्वायर्ड प्लेन, ये हमेशा कब होगा, पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन, ये हमेशा प्लेन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स का कंडीशन है। पासिंग थ्रू ये सब बता चुके हैं, पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। तो यहाँ देखो लैम्डा टाइम्स x + y + z - 2 = 0, तो इस तरीके से फॉर्म क्या आ जाएगा 3 + लैम्डा, इसको सिस्टमेटिक कर लेते हैं, x y कितना आएगा प्लस में, यहाँ प्लस नोटेशन नहीं रखेंगे, -1 + लैम्डा इतना y प्लस में 2 और प्लस में लैम्डा इतना z, और लास्ट में क्या आ जाएगा -4 - 2 लैम्डा = 0, ये इतना d का आ जाएगा। अब ये कोई प्लेन आ गया रिक्वायर्ड प्लेन, ये आपका रिक्वायर्ड प्लेन है। अब लैम्डा के लिए कोई ना कोई कंडीशन दिया जाएगा, जैसे यहाँ के रखा है 2 2 1 से पास हो रहा है, तो आप देखो कि प्लेन कौन सा प्लेन, जो इक्वेशन 1 है, पासेस थ्रू किस पॉइंट से, पासेस थ्रू कौन सा पॉइंट है 2 2 1, इससे अगर पास होगा तो x की जगह 2 रखोगे, तो इसका मतलब 6 + 2 लैम्डा, 6 + 2 लैम्डा, यहाँ भी 2 से मीन्स -2 प्लस में 2 लैम्डा, यहाँ 1 रहेगा प्लस में 2 + लैम्डा, -4 - 2 लैम्डा = 0 आना चाहिए। तो इनको सबको सिंप्लीफाई करते तो 2 लैम्डा इधर कैंसिल हो जाएगा माइनस वाले से, 2 लैम्डा प्लस लैम्डा मीन्स 3 लैम्डा, यहाँ आ गया 3 लैम्डा, और -2 + 2 भी कैंसिल, तो 3 लैम्डा 6 - 4 2 आ गया, प्लस में 2 = 0, तो इसका मतलब लैम्डा का वैल्यू क्या आ गया -2/3 आ गया।
तो लैम्डा का वैल्यू यहाँ -2/3 रख देंगे इस इक्वेशंस में और ये वैल्यू आ जाएगा, चाहे यहाँ रख दो। तो 3 - 2/3 मीन 9 - 2 तो 7/3x। इसी तरीके से -1 - 2 -5/3y। यहाँ इसी तरीके से 2 + लैम्डा तो 2 - 2/3 तो 6 - 2 4 तो प्लस में 4/3 z -4 और यहाँ कितना आ जाएगा प्लस में 4/3 = 0। इसी को सिंप्लीफाई कर लेना 3 से मल्टीप्लाई करके तो 7x - 5y + 4z। यहाँ कितना आ जाएगा 3 से मल्टीप्लाई करोगे -12 और प्लस में 4 तो -12 + 4 मिलकर -8 = 0। तो ये फॉर्म आपका इक्वेशंस का बन जाएगा। इसी तरीके से देखो क्वेश्चन नंबर ये 9 था। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है कि फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द, इसमें कहा गया था फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। ठीक है, कार्टेशियन वेक्टर दोनों फॉर्म, एक बन जाए दूसरा तो बन ही जाता है। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स। इस बार कहा गया r वेक्टर डॉट में 2 2 - 3 = 7 और दूसरा कहा गया है 2 5 3 = 9। दूसरा वेक्टर r वेक्टर डॉट में 2 5 3 = 9। तो हम इसको XYZ में यहाँ भी मानते हैं। लेट रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या मानेंगे, लेट रिक्वायर्ड इक्वेशन भी, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन भी, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन भी क्या लेंगे यहाँ पर। पहला क्या आ जाएगा 2x प्लस में 2y -3z और -7 प्लस में लैम्डा टाइम्स दूसरा वाला कितना आ जाएगा 2x + 5y प्लस में 3z -9 अंदर ही रहेगा -9 = 0। ये लेंगे क्योंकि 0 = 0 आना चाहिए तो एक को दोनों को 0 बना लेना, इधर लेना। ये आपका प्लेन बन गया। अब साथ में कहा गया है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन इतना एंड थ्रू द पॉइंट्स 2 1 3। इस बार 2 1 3 से पास हो रहा है। ये कहा गया 2 1 3 से पास हो रहा है, 2 1 3 से पास हो रहा है। तो सबसे पहले इसको सही फॉर्म में ले आएंगे। तो सही फॉर्म में लाओगे तो क्या आ जाएगा 2 प्लस, इसको मुंह पर लिखते हैं कि 2 प्लस लैम्डा से मल्टीप्लाई करके, क्योंकि आपको पॉइंट दिखाना है तो XYZ के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो क्या आएगा, x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट, z का कोफिशिएंट। देखते हैं यहाँ पर तो क्या आएगा यहाँ पर 2 + 2 लैम्डा, पहला आएगा 2 + 2 लैम्डा, इतना तो x का कोफिशिएंट आएगा। इस तरीके से y का देखें तो 2 + 5 लैम्डा, 2 + 5 लैम्डा इतना y का के साथ रहेगा। इसी तरीके से -3 + 3 प्लस में -3 प्लस में 3 लैम्डा इतना z के साथ रहेगा। और -7 -9 लैम्डा, -7 -9 लैम्डा = 0। ये इक्वेशन आएगा। इफ इट पासेस थ्रू, ये मान लो फर्स्ट इक्वेशन है, इफ इट पासेस थ्रू किस पॉइंट से 2 1 3 से, इफ इट पासेस थ्रू किस पॉइंट से है, पासेस थ्रू जो पॉइंट दे रखा है वो 2 1 3 है, 2 1 3 देन अब 2 1 3 से पास होगा देन तो क्या होगा, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 प्लस में 4 लैम्डा, इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे यही रहेगा 2 + 5 लैम्डा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे -9 और प्लस में 9 लैम्डा, माइनस बाकी सब ऐसे रहेगा -7 -9 लैम्डा = 0। 9 लैम्डा ये कैंसिल हो जाएगा और आपका 4 और 5 9 लैम्डा इधर आ गया, इधर आपका आ गया 4 2 6 4 2 6 6 तो आ गया प्लस में और 9 ये आ गया 16 तो कितना आ गया माइनस में 6, 6 माइनस हो जाएगा 16 में से तो -10 आएगा, -10 9 7 16 ठीक है, -10 = 0। तो यहाँ से लैम्डा का वैल्यू आ जाएगा 10/9 और लैम्डा का वैल्यू 10/9 यहाँ इक्वेशंस में रख देना है, इसी में रख देना है तो ये आपका बन जाएगा। क्योंकि 2 और 10 कितना आ जाएगा 28, पहला आ जाएगा 28x/9 तो 18 और 10 28। इस तरीके से यहाँ पर देखोगे तो 50 और 18 68 आ जाएगा, प्लस में 68y/9 18 और
50। इसी तरीके से यहाँ कितना आ जाएगा, 3 लैम्डा 30 आ जाएगा, 30 में से 27 माइनस हो जाएगा, तो 30 में से 27 माइनस करोगे 3 आएगा, प्लस में 3z अपान में 9, और इधर आ जाएगा -7 और ये -10 इक्वल टू 0। तो ये इसके ऊपर सिंप्लीफाई कर लेना है, तो यह क्या आ जाएगा 28x प्लस में 68y प्लस में 3z, इधर आपका आ जाएगा 153, तो -153 इक्वल टू 0। ये आपका बन जाएगा ये क्वेश्चन नंबर 10 था। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 में कहा गया फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। यहाँ भी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन कहा गया है, बट दे रखा है परपेंडिकुलर टू द प्लेन, लेकिन इस बार कहा गया है दूसरे कोई प्लेन दे रखा है, उसके साथ उसका 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो थोड़ा सा चेंज है क्वेश्चन में। इक्वेशन ऑफ प्लेन आपको वैसे ही मानना है, क्योंकि पहला प्लेन दे रखा है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1 इक्वल टू 0 कर देते हैं, और दूसरा है 2x प्लस 3y, दूसरा है 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 5 इक्वल टू 0। ये दे रखा है, 0 तो दे रखा है एक तरफ। तो यहाँ ये प्लेन है, तो यहाँ पर आपका क्या करोगे, लेट जो रिक्वायर्ड प्लेन है वो आप किस तरीके से मानोगे। पहला प्लेन मीन्स x प्लस वाई प्लस जेड, हम डायरेक्ट अब लिख देते हैं लैम्डा, स्टेप और कम करके यहाँ 1 है, प्लस में 2 लैम्डा, दूसरे वाले को लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे x, यहाँ 1 है, दूसरी तरफ 3 लैम्डा, इतना y आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर 1 है और दूसरा 4 है, तो 1 प्लस 4 लैम्डा, इतना z आ जाएगा। यहाँ आ जाएगा -1, इस तरफ लैम्डा -5 लैम्डा इक्वल टू 0। ये आपका प्लेन का इक्वेशन आएगा। अब कहा गया इफ परपेंडिकुलर टू, मीन्स जो इक्वेशन 1 है वो कहा गया परपेंडिकुलर टू, ये परपेंडिकुलर टू किसके परपेंडिकुलर है, x माइनस वाई प्लस जेड, x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 के। मीन्स इसका जो नॉर्मल वेक्टर है वो नॉर्मल वेक्टर क्या आएगा, 1 - 1 1 आएगा, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर लेना है इससे, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस 2 लैम्डा, क्योंकि ये इसका नॉर्मल वेक्टर ए बी सी ये है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा, तो 1 प्लस 2 लैम्डा, यहाँ माइनस से करोगे -1 - 3 लैम्डा, यहाँ फिर से +1 से +1 प्लस 4 लैम्डा, ये वैल्यू 0 आना चाहिए। तो देखो 4 और 2 6 -3 3 आ गया, 3 लैम्डा और 1 -1 कैंसिल हो गया, तो अकेला 1 बचा, तो इक्वल टू -1। तो इसका मतलब लैम्डा का वैल्यू क्या आएगा, -1/3। ये यहाँ रख दोगे तो क्या आ जाएगा 3 - 2, 3 - 2 का मतलब हो गया 1x, मीन्स 1/3x। इसी तरीके से 1 + 3, तो यहाँ आपका क्या आ जाएगा 1 + 3 रख दोगे तो 1 - 1 कैंसिल हो जाएगा, 0 आ जाएगा, 0y। 1 + 4 तो 3 - 4, इसका मतलब -1/3 z आ जाएगा, और -1 माइनस ये +5/3, तो 5/3 -1 मतलब 2/3, तो प्लस में 2/3 इक्वल टू 0, 3 से मल्टीप्लाई कर देना, तो क्या आ जाएगा x माइनस जेड और प्लस में 2 x माइनस जेड प्लस में 2 इक्वल टू 0। तो इस तरीके से क्वेश्चन का प्लेन बन जाएगा। यहाँ देखा गया है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका जो है क्वेश्चन नंबर 12 है, फाइंड द एंगल बिटवीन द प्लेन्स। दो प्लेन के बीच में एंगल पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12th में हम n1 वेक्टर देखेंगे और दूसरा n2 वेक्टर देखेंगे, उन्हीं के बीच में एंगल पूछा गया है। तो n1 वेक्टर पहले वाले में क्या दे रखा है, r वेक्टर डॉट 2i + 2j - 3k, तो 2 2 - 3 है, ये आपका 2 2 - 3 है, और n1 वेक्टर को कंपेयर कर लेना है। और दूसरा है 3 - 3 5 है, दूसरा 3 - 3 और 5 है। तो आपका cos थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई, 2 × 3 6 -6, क्योंकि कई बार कर चुके हैं, -15, यहाँ वहाँ v1 v2 कर चुके हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 4 + 4 प्लस में 9, दूसरे वाले में क्या आ जाएगा 9 + 9 प्लस में 25, और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 6 - 6 कैंसिल, तो क्या आ जाएगा -15, इधर ले जाओ तो cos थीटा आप पता करना है, तो cos इनवर्स क्या आ जाएगा -15 डिवाइडेड बाई इधर आ जाएगा रूट में 4 4 17 हो गया, और यहाँ हो गया 18 और 25 इंटू 18 और 25 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, नहीं जोड़ना है, तो कितना आ जाएगा 40 25 और 34 और 43। तो ये आपका इस तरीके से ये वैल्यू आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लेना जितना आया। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है कि इन द फॉलोइंग केसेस, पता क्या करना है, इन द फॉलोइंग केसेस डिटरमिन वेदर द गिवन प्लेन्स आर पैरेलल और परपेंडिकुलर, एंड इन ईच केस, in case they are neither
फाइंड द एंगल्स बिटवीन देम, मींस जिसमें आपको एंगल दे पता है तो पता करो कि ये पैरेलल है या परपेंडिकुलर है वो बता देना है, और जहां नहीं है वहां एंगल पता करो। तो ऐसे दे रखे हैं क्वेश्चन नंबर 13 में, कई पार्ट है क्वेश्चन के, तो हम देखते हैं एक एक करके। तो थोड़ा सा लेंथी है वीडियो आपका बन जाएगा, क्वेश्चंस और भी छोटे छोटे हैं लेकिन उनको सबको करना जरूरी है, क्योंकि ये पता लगा कि मुश्किल हो जाता है जब अगर बेसिक इसका कॉन्सेप्ट ना पता हो। तो पता हो तब तो कोई उसमें है ही नहीं है, आपको पता चल जाएगा यहाँ से लिंक है इसका, वेक्टर से सीधा लिंक है, वेक्टर की कितनी आप समझ रखते हो उसी पर है सारा कुछ। तो यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 में कहा गया है, पहला क्वेश्चन है 7, हम केवल नॉर्मल वेक्टर लिख रहे हैं, या चलो लिख ही देते हैं 7x प्लस में 5y प्लस 6z प्लस में 30 इक्वल टू 0। एक तो ये कहा गया है, और दूसरा कहा गया एंड सब में एंगल ही पूछा गया है, एंड 3x माइनस वाई माइनस 10z प्लस 4 इक्वल टू 0। तो अब देखो यहाँ क्या है, हमें n1 वेक्टर देखना है। n1 वेक्टर क्या आ जाएगा, इसमें हर एक में हम फर्स्ट पार्ट सब में यही कर ले रहे हैं। n1 वेक्टर आएगा 7 5 6, इसका n2 वेक्टर क्या आ जाएगा 3 -1 -10। इसी तरीके से यहाँ पर सेकंड पार्ट में देख लेते हैं, पहले हम लिख लेते हैं। सेकंड पार्ट में कहा गया है जो n1 वेक्टर है वो दे रखा है 2 1 3 2 1 3, और दूसरा जो n2 वेक्टर है, n2 वेक्टर दे रखा है, x का कोफिशिएंट 1 है -2, और z दिया नहीं गया है तो 0 है। इसी तरीके से थर्ड पार्ट दिया गया है, थर्ड में कहा गया है 2, चलो ये सभी n1 वेक्टर है, 2 -2 और 4, और n2 वेक्टर दे रखा है 3 -3 6, n2 वेक्टर है 3 -3 6। इसी तरीके से यहाँ पर जो d पार्ट है 2 -1 3 2 -1 3, और दूसरी तरफ दे रखा है 2 -1 3, यहाँ भी 2 -1 3। इसी तरीके से लास्ट वाला पार्ट ई पार्ट कहा गया है, ये फोर्थ पार्ट ए बी सी करके है, ए पार्ट बी पार्ट सी पार्ट डी पार्ट। ई पार्ट दिया गया है 4 4 8 1, और यहाँ दे रखा है 0 1 1, इस तरीके से दिया हुआ है। n1 और n2 पूछा गया, तो एक एक में हम पता करते हैं। सबसे पहले वाले में देखते हैं cos थीटा पता करते हैं। तो cos थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 × 7 में 21, यहाँ -5, 6 × 1 -60 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ, पहले वाले का स्क्वायर करोगे 49 प्लस में 25 प्लस में 36, दूसरा वाला स्क्वायर रूट पता करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 9 + 1 प्लस में 100। तो ये इस तरीके से दे रखा है। तो यहाँ पर आप सिंप्लीफाई करके देखो तो cos थीटा वैल्यू कितना मिलेगा 21 -65 में से, मीन्स 60 में से 21 माइनस हो गया तो 39 आया। 39 मीन्स इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, पैरेलल तो नहीं है, तो 65 में से 21 माइनस करो तो आपका 40 कितना आ जाएगा, 65 में से 21 माइनस करना है तो 4 आ गया, और 6 में से 2 के 4 44 आ गया, तो 44 ऊपर आ गया -44, और नीचे कितना आ जाएगा 49 + 25 + 36, तो 36, और ये कितना आ जाएगा 9 5 14 6 20, 5 6 11 11 9 20, 2 आ गया, 4 2 6 2 8 और 3 11, 110 आ जाएगा यहाँ पर। और यहाँ इसी तरीके से देखेंगे तो ये भी 110 ही आएगा, तो ये आ गया इस तरीके से। -44 कैंसिल करोगे तो 11 यहाँ 4 आ गया, और यहाँ 10 आ गया, फिर 2 से 2 और यहाँ 5, तो cos थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा cos इनवर्स, यहाँ गया cos इनवर्स -2/5, पहले वाले में आ गया। दूसरे वाले में देखते हैं, तो दूसरे वाले में क्या आ जाएगा cos थीटा इक्वल टू 2 × 1 मीन्स 2, 1 × -2 आ जाएगा, और एक 0 आ जाएगा, तो ये तो 0 ही आ गया, इसका मतलब 0। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ परपेंडिकुलर आ गया, ये परपेंडिकुलर वाला केस हो गया, इसमें पैरेलल है, दोनों साथ बराबर भी हैं। तीसरे वाले में देखें तो 2 3 6 आ जाएगा, यहाँ आ गया 6, cos थीटा पता करें, यहाँ भी -6, तो 6 -6 + 6, और ये लास्ट वाला कितना आ जाएगा 24, तो यहाँ क्या आ गया 2 × 3 6 + 6 12, और यहाँ हो गया 24, तो ये डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट करके इस तरीके से इसको भी पता कर लेंगे, 4 + में 4 + में 16 और स्क्वायर रूट ऑफ जो कुछ आया, यहाँ ये पैरेलल हो जाएगा। इसमें देखें तो 4 × 0 और 8 × ये भी नॉट पैरेलल आएगा, जो कुछ वैल्यू आया वो पता कर लेंगे। cos थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा
0, यहाँ 8 प्लस में 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ जो कुछ आया यहाँ 16, मतलब जो कुछ वैल्यू आया पता कर लेना। यहाँ भी 45 आता है शायद। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 में डिस्टेंस पूछा गया है। डिस्टेंस पूछा गया, जो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट है 0 0 से डिस्टेंस पता करना है। 3x माइनस 4y प्लस 12z इक्वल टू 3 का। तो इसका 0 0 से डिस्टेंस पूछेंगे तो डिस्टेंस फॉर्मूला हमें पता है कि ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d इक्वल टू 0 से डिवाइडेड बाई रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, यही आपका डिस्टेंस है। तो यहाँ देखेंगे तो 0 0 रखोगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 3x माइनस 4y और प्लस में 12z है यहाँ, तो क्या आ जाएगा, सबको इधर ले आओगे तो 0 माइनस 0 प्लस 0 माइनस 3 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर 9 प्लस 16 प्लस 144। तो ये आपका डिस्टेंस पता चल जाएगा जो सबसे पहला पार्ट है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 3 डिवाइडेड बाई 16 9 25 169 आ जाएगा। 169 का वैल्यू 13 आ जाएगा, तो 3/13 आ जाएगा। सेकंड पार्ट इसी तरीके से कहा गया है, पॉइंट दे रखा है 3 माइनस 2 1, 3 माइनस 2 1 और इसकी डिस्टेंस पता करना है 2x माइनस वाई प्लस में 2z प्लस 3 इक्वल टू 0, इससे पता करना है। तो यहाँ भी डिस्टेंस देखें तो क्या आ जाएगा 3 इंटू 2 6 माइनस 2 प्लस 2 आ जाएगा यहाँ पर और प्लस में 2 1 से प्लस में 3 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1 प्लस में 2 स्क्वायर का 4। तो ये आपका डिस्टेंस आ जाएगा। तो ऊपर जोड़ेंगे 6 4 10 3 13 आ जाएगा, तो ये 13 और नीचे 3 आ जाएगा, 9 का है। तो इतना यूनिट हो जाएगा सेकंड पार्ट में। और देखते हैं थर्ड पार्ट में क्या है। थर्ड पार्ट में क्वेश्चन दिया हुआ है इसी का, इसमें देखते हैं थर्ड पार्ट कहा गया क्वेश्चन नंबर 14 का। थर्ड पार्ट है, थर्ड या ABC जो भी कहा गया, C कहा गया शायद। तो थर्ड पार्ट कहा गया है, पॉइंट है 2 3 माइनस 5 2 3 माइनस 5, ये पॉइंट दे रखा है। और जो पॉइंट डिस्टेंस पता करना है x प्लस 2y माइनस 2z, x प्लस 2y माइनस 2z इक्वल टू 9 इज इक्वल टू 9 से। तो यहाँ डिस्टेंस देखें तो क्या आ गया, x की जगह 2 प्लस में 6 माइनस यहाँ प्लस में 10 माइनस 5 इंटू माइनस 2 10 और यहाँ माइनस 9 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ ये आपका 1 प्लस में 4 प्लस 4। तो ये पता कर लेंगे तो 10 से 6 2 8 एक आ जाएगा, ऊपर 9 और नीचे रूट 9, तो ये 3 आ जाएगा। इसी तरीके से डी पार्ट देखें। डी पार्ट में कहा गया माइनस 6 0 0, जो पॉइंट दे रखा है माइनस 6 0 0 और यहाँ है जो प्लेन दे रखा है 2x माइनस 3y प्लस 6z, 2x माइनस 3y प्लस में 6z माइनस 2 इक्वल टू 0, ये दे रखा है। तो यहाँ डिस्टेंस पता करेंगे तो यहाँ माइनस 12 ये आपका 0 आ गया, यहाँ भी 0 आ गया, माइनस 2 ये 0 है डिवाइडेड बाई नीचे स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर मीन्स 4 प्लस में 9 प्लस में 36। तो यहाँ देखेंगे तो ये आपका ऊपर आ गया माइनस 14 मीन्स 14 आ गया और नीचे अमाउंट हटाई देते हैं और 7 आ गया, तो ये 7 2 मीन्स 2 यूनिट आ गया। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस हैं, बाकी आप कर लेना क्वेश्चंस। ओके, थैंक यू।